हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन करवाने वाला हूं जीएसटी में, जिसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। दोस्तों आज हम चार्ज ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर का फुल रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉम्पोजिशन स्कीम। तो हम लोग यहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम यहां पर फटाफट से क्विक रिवीजन करने वाले हैं आरसीएम प्रोविजंस का। तो तैयार हो जाइए दोस्तों। इससे पहले ऑलरेडी मैं दो चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं फॉर योर 2024 एग्जाम्स। अगर आपको रेगुलर क्लास चाहिए तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हमारा एंड्रॉइड ऐप है, वहां से आप फ्री हैंड राइटिंग नोट्स और क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिवीजन चार्ज ऑफ जीएसटी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए फटाफट से रिवीजन करने के लिए। सबसे पहली बात है दोस्तों, इट इज अ वेरी क्विक रिवीजन, तो दिल थाम कर बैठिएगा। मैं यहां पर बहुत जल्दी आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाने वाला हूं। दोस्तों अगर मैं नेचर ऑफ सप्लाई की बात करूं तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की दो तरह की सप्लाई होती है। एक को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं इंटर स्टेट। इंट्रा सप्लाई पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है ना। अगर आप यूटी में हो तो यूटी जीएसटी लगता है और वहां पर जो रेट होती है वो 20% होती है। अगर सीजीएसटी का रेट 20 है तो एस का भी 20 होता है। दैट इज मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा सरकार रेट ऑफ जीएसटी नहीं लगा सकती। अगर हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई की बात करते हैं तो वहां पर आईजीएसटी लगाया जाता है और जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेट होती है दोस्तों दैट इज 40%, 40% मैक्सिमम रेट यहां पर होती है। अच्छा दोस्तों, ये जो जीएसटी होता है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई पर लगाया जाता है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाती है? एज पर सेक्शन 15, ठीक है, एज पर सेक्शन 15। और ये जो टैक्स होता है ये कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन इसको पे करता है, राइट। दोस्तों याद रखना, जीएसटी कभी भी अल्कोहलिक लिकर पर नहीं लगेगा। जो अल्कोहलिक लिकर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। टैक्सेबल पर्सन किसे कहते हैं? जो रजिस्टर्ड होता है जीएसटी के लॉ में, या वो लाइबल होता है जीएसटी के लॉ में रजिस्टर्ड होने के लिए, उसको हम लोग टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे आइटम हैं जिन पर जीएसटी एक नोटिफाइड डेट होगी, जिस दिन जीएसटी काउंसिल नोटिफाइड करेगी वहां से जीएसटी लगाया जाएगा और उसका नाम है दोस्तों पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, दोस्तों जिसे आप लोग पेट्रोल के नाम से जानते हो। और एक होता है नेचुरल गैस और एक होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एटीएफ। दोस्तों एटीएफ का मतलब है हवाई जहाज में जो पेट्रोल यूज होता है ना, दैट इज कॉल्ड एटीएफ। तो ये वो 5 आइटम है जहां पर जीएसटी अगर लगाया जाएगा तो एक नोटिफाइड जो डेट होती है ना वहां से लगाया जाएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस जिसके ऊपर आरसीएम लगता है। अब ये आरसीएम क्या है? आरसीएम का मतलब होता है दोस्तों, किसी भी सप्लायर ने सप्लाई कर दी लेकिन उस पर टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी रेसिपिएंट पर आ जाती है ना। इसको मैं बोलता हूं उल्टी गंगा बहना। तो दोस्तों उल्टी गंगा कब कब बहती है? वैसे जनरल जो नियम है वो है सप्लायर इज लाइबल टू पे द जीएसटी, सप्लायर उसको रेसिपिएंट से कलेक्ट करेगा और फिर उसको जमा कराएगा। लेकिन इन सर्टेन केसेस, वहां पर नोटिफाइड केसेस हैं गुड्स और सर्विस के, जहां पर जीएसटी जमा कराने का जो दायित्व होगा, जो जिम्मेदारी होगी, वो रेसिपिएंट पर आ जाएगी। किस पर आ जाएगी? रेसिपिएंट पर। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर कुछ गुड्स को भी नोटिफाइड किया है और कुछ सर्विसेज को भी नोटिफाइड किया है। आप लोगों के एग्जाम में गुड्स भी पूछे जा सकते हैं और सर्विस तो पूछी ही जाती है। गुड्स की अगर बात करूं तो उसमें कैशू नट्स होते हैं, बीड़ी रैपर, बीड़ी जलाई ले, बीड़ी का जो पत्ता होता है ना, बीड़ी पीते हैं तो वो बीड़ी का जो पत्ता होता है, टोबैको लीव्स, एसेंशियल ऑयल, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, ये वो चीजें हैं भाई जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो किसान होते हैं, वो उसको रजिस्टर्ड पर्सन को बेचते हैं। तो हु इज लाइबल टू पे द जीएसटी? हु इज लाइबल टू पे द जीएसटी? रजिस्टर्ड पर्सन इज लाइबल टू पे द जीएसटी। इसके अलावा लॉटरी,
लॉटरी में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो एजेंट है, जो लॉटरी की टिकट खरीदेगा वो लाइबल होता है। जो यूज व्हीकल होते हैं, सीज गुड्स होते हैं, कॉन्फिस्केटेड गुड्स होते हैं, उसमें भी सामने वाला जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो यहां पर जीएसटी जमा कराने के लिए लाइबल होता है। कुछ प्रायोरिटी सेक्टर के लैंडिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसके लिए भी सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन जिम्मेदार होता है। देयर आर सम सर्विसेज विच आर नोटिफाइड अंडर आरसीएम। उसमें पहला नाम आता है जीटीए का। जीटीए का मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। दोस्तों ये जो जीटीए होती है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। तो अगर जीटीए ने अपनी सर्विस दी है किसी फैक्ट्री को, किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी को, कोऑपरेटिव बॉडी को, किसी भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी उस रेसिपिएंट की होगी। दोस्तों ये पता कैसे चलता है कि वो जीटीए है? दोस्तों जीटीए यहां पर कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। जो जीटीए होता है वो क्या इशू करता है? कंसाइनमेंट नोट, जिसको हम लोग बिल्टी बोलते हैं। बिल्टी, ओहो बिल्टी। तो बिल्टी इशू होती है भाई यहां पर, तो बिल्टी से पता चलता है। दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर जीटीए ने अपनी सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है, किसको दी है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो दोस्तों वहां पर तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। वहां पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। इसके अलावा अगर जीटीए अपनी सर्विस किसी सरकारी डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसी को, लोकल अथॉरिटी को, इनको देता है, दे आर रजिस्टर्ड पर्सन बट दे आर ओनली रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस, तो वहां पर भी आरसीएम नहीं लगता। इसके अलावा दोस्तों जीटीए में दो रेट होती है। अगर जीटीए 12% लगाता है अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, मतलब जीटीए सामने वाले से कलेक्ट करके जमा कराएगा, और जीटीए को इनपुट क्रेडिट मिलेगी आईटीसी। अगर जीटीए 12% रेट लगाता है, अगर जीटीए 5% लगाता है, वही फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मल चार्ज, तो उसको आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन अगर जीटीए ये कहता है यार मुझे ये आफत चाहिए ही नहीं, मुझे तो सामने वाले को मैं सर्विस दूंगा वही जमा कराएगा सारा टैक्स, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज, तो वहां पर सामने वाला हमेशा 5% से जीएसटी जमा कराता है, और वो जो 5% है दोस्तों उसका आईटीसी भी सामने वाले रेसिपिएंट को नहीं मिलता है। वेरी नाइस। दूसरी सर्विस पर आ जाओ, लीगल सर्विस। लीगल सर्विस अगर दी जाती है किसी के भी द्वारा, फर्म हो, एडवोकेट हो, एडवोकेट्स की फर्म हो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, अगर ये लोग लीगल सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी को देते हैं इंडिया में, देखो रेसिपिएंट का कहां पर होना जरूरी है? इंडिया में होना जरूरी है। जब तक रेसिपिएंट इंडिया में नहीं होगा दोस्तों आप यहां पर आरसीएम नहीं लगा सकते। तो ये जितने भी आरसीएम वाले केस हैं वहां पर रेसिपिएंट का इंडिया में होना जरूरी है, राइट। स्पॉन्सरशिप सर्विस बाई एनी पर्सन। दोस्तों कोई भी पर्सन अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस देता है, किसको? किसी भी पार्टनरशिप फर्म को, बॉडी कॉर्पोरेट को, तो जीएसटी जमा कराने का जो दायित्व होता है वो उस फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट का होता है। सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विस अगर देती है और किसी बिजनेस एंटिटी को देती है तो भी जीएसटी रेसिपिएंट को ही जमा करवाना पड़ेगा। एक्सेप्शनल केस में पोस्टल सर्विस को छोड़ देना, और एक नया अमेंडमेंट आया है रेलवे मिनिस्ट्री की सर्विस को छोड़ देना, वहां आरसीएम नहीं लगेगा, वहां जो फॉरवर्ड चार्ज है, नॉर्मल चार्ज है वो लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर में भी नॉर्मल चार्ज ही लगता है। एयरक्राफ्ट और वेसल के रिलेशन में कोई भी सर्विस अगर दी जा रही है तो उस पर भी नॉर्मल चार्ज ही लगता है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या लोकल अथॉरिटी देते हैं तो दोस्तों वहां पर भी आरसीएम है, अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है। हाँ, रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप आरसीएम कैसे लगाओगे? तो सामने वाले का क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड। दोस्तों यहां पर भी ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रेंटिंग की सर्विस देगी तो वहां रेलवे जो मिनिस्ट्री की सर्विस है उसको छोड़कर आपको देखना है। पॉइंट नंबर 6 पर आ जाओ, सर्विस विच इज इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ टीडीआर। टीडीआर का मतलब है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, लॉन्ग टर्म लीज। लॉन्ग टर्म लीज
फॉर कंस्ट्रक्शन टू प्रमोटर्स, तो कोई भी सर्विस अगर दी जाती है और वो प्रमोटर्स को दी गई है, टीडीआर की सर्विस है, एफएसआई की सर्विस है, लॉन्ग टर्म लीज है। अच्छा, लीज अगर 30 साल के बराबर या उससे ज्यादा है, 30 इयर्स के बराबर या उससे ज्यादा है, तो वहां पर जीएसटी जमा कराने की जो जिम्मेदारी होगी वो सामने वाले प्रमोटर पर आ जाती है। किस पर आ जाती है? प्रमोटर पर। प्रमोटर को जमा कराना पड़ेगा भाई फॉर कंस्ट्रक्शन। तो अगर ये सर्विस टीडीआर है, एफएसआई है, लॉन्ग टर्म लीज है, अगर ये सर्विस प्रमोटर को दी जा रही है तो जीएसटी जमा कराने का जो दायित्व होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो प्रमोटर की होगी। अच्छा, डायरेक्टर अगर सर्विस देता है किसी भी कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो जीएसटी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जमा कराती है। ध्यान रखना, सैलरी पर टीडीएस नहीं लगता है। अगर डायरेक्टर सैलरी दे रहा है तो वहां टीडीएस मत लगा देना। दूसरी बात, डायरेक्टर अगर कोई सर्विस अपनी पर्सनल कैपेसिटी में देता है, जैसे अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देता है, तो वो डायरेक्टर की सर्विस नहीं है, उस पर नॉर्मल चार्ज ही लगेगा, डायरेक्टर जमा कराएगा। लेकिन डायरेक्टर अगर डायरेक्टर फीस के रूप में अपनी सर्विस दे रहा है, सिटिंग फीस के रूप में, तो आरसीएम लगता है। ये बात मैंने नीचे क्लैरिफिकेशन में बताई है। इंश्योरेंस एजेंट अगर सर्विस देता है इंश्योरेंस कंपनी को, तो जीएसटी इंश्योरेंस कंपनी जमा कराएगी। रिकवरी एजेंट अगर सर्विस देता है बैंकिंग कंपनी को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या किसी भी एनबीएफसी को, तो जीएसटी जमा कराने का जो दायित्व होता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों, वो उस बैंकिंग कंपनी की होती है। अगर मैं डीएसए की बात करूं, और अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल डीएसए है, और अगर वो सर्विस देता है किसी बैंकिंग कंपनी को, जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, तो जीएसटी बैंकिंग कंपनी जमा कराएगी। अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है और वो बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है, तो भी बैंकिंग कंपनी कराएगी। लेकिन अगर कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, दोस्तों फैसिलिटेटर और कॉरेस्पॉन्डेंस का अंतर बताया था मैंने। फैसिलिटेटर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता बैंक के बिहाफ पर, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंट हमेशा बैंक के बिहाफ पर ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो अगर फैसिलिटेटर ने सर्विस दी है बैंकिंग कंपनी को, तो बैंकिंग कंपनी जमा कराएगी। लेकिन अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है, तो वहां आरसीएम नहीं है, वहां फॉरवर्ड चार्ज है। अच्छा, फॉरवर्ड चार्ज के लिए बोलना नहीं पड़ता, फॉरवर्ड चार्ज तो अपने आप ही लग जाता है। हाँ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का कोई एजेंट है, ओहो, और वो एजेंट क्या करता है भाई? वो एजेंट सर्विस देता है किसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, तो फिर जीएसटी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जमा कराएगा। ओके, आरबीआई की कोई ओवरसीइंग कमेटी है और उस कमेटी के द्वारा सर्विस दी गई है। किसको दी गई है भाई? आरबीआई को दी गई है। तो हु इज लाइबल टू पे द जीएसटी? आरबीआई। ठीक है, कंपोजर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, ऑथर है, वो अपनी कॉपीराइट का सर्विस देता है किसी म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, पब्लिशर को, तो वो लोग ही जमा कराएंगे, सामने वाले ही जमा कराएंगे। हाँ, यहां पर दोस्तों जो ऑथर होता है ना, उसको एक लिबर्टी दी गई है कि ऑथर को अगर आईटीसी चाहिए तो वो नॉर्मल चार्ज भी लगा सकता है, वो पब्लिशर से जीएसटी कलेक्ट भी कर सकता है ऑन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन होता है ये आप चेंज नहीं कर सकते, आप 1 ईयर तक इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ये भी लिखा हुआ है। सिक्योरिटी सर्विस अगर दी गई है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन जमा कराएगा। ठीक है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बस जो सर्विस देने वाला है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, गाड़ियां वगैरह किराए पर दी जाती है जिसमें फ्यूल भी इंक्लूड होता है, पर किलोमीटर चार्ज होता है। इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट, नॉर्मल चार्ज लगेगा। इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन, तो उसमें अगर सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को दी गई है, देखो अगर सर्विस देने वाला खुद बॉडी कॉर्पोरेट है तो वहां हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगाना है, नॉर्मल चार्ज लगाना है। सर्विस अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा दी गई है और जिसको दी गई है, जो रेसिपिएंट है, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आरसीएम लगेगा। अगर एफसीएम का ऑप्शन है तो 12% है, आरसीएम का ऑप्शन है तो 5% है। लेकिन अगर सर्विस अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दी गई है, अदर देन ने अदर देन को दी है,
तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यहां पर लग जाएगा। सिक्योरिटी ओनर की बात करें, कई बार सिक्योरिटी ओनर होते हैं अपनी सिक्योरिटी रेंट पर देते हैं लेंडिंग स्कीम के अंदर, तो जो बोरोवर होता है दोस्तों वो उसका जीएसटी जमा कराता है। अगर कोई रेजिडेंशियल डिवेलिंग है, कोई बिल्डिंग है, उसको किराए पर दिया गया है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो जीएसटी सामने वाला जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा दोस्तों वो उसको जमा कराएगा। इसके अलावा देयर आर सम एडिशनल सर्विसेज आल्सो विच आर कवर्ड अंडर आरसीएम। अच्छा दोस्तों 18 तो है ही, 18 के अलावा एक और है जो आपको पढ़कर जानी है फॉर द पर्पज ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी में 18 भी आएंगी और ये एक भी आएगी। ये एक क्या है, इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर से मतलब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अगर कोई भी सर्विस इंडिया में दी गई है तो जो पर्सन इंडिया में है भाई वो उसका जीएसटी जमा कराएगा। लेकिन जो इंडिया के अंदर है वो अगर एक नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है तो उसको छोड़कर, इसमें मैंने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया था, आप और हम जैसे लोग इंडिविजुअल हैं, नॉन टैक्सेबल हैं, हम अगर कोई ऑनलाइन सर्विस इंडिया के बाहर से लेते हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो दोस्तों वहां आरसीएम नहीं लगता, वहां तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है। लेकिन जहां सर्विस किसी भी पर्सन को दी जाती है वो भी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तो वहां तो देखो जैसे कोई कंपनी इंडिया में सर्विस ले रही है, कोई फर्म इंडिया में सर्विस ले रही है, जब तो जीएसटी उस फर्म और कंपनी को ही देना है। बाकी केसेस में जो इंडिविजुअल को अगर मिली है तो फिर इंडिविजुअल नहीं देगा, वो नॉन टैक्सेबल है। कौन देगा? सप्लायर देगा। जो सप्लायर है ना इंडिया के बाहर बैठा है वो जमा कराएगा। अच्छा जीटीए बाई रूल का मतलब मैंने बता ही दिया था। बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी कंपनी होती है, पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी शामिल होती है, ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर में अगर सैलरी है तो जीएसटी नहीं लगाना है बिकॉज इट इज कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल नंबर 3। इफ इट इज नॉट कवर्ड इन सैलरी, इफ इट इज अ डायरेक्टर फीस, इफ इट इज अ सिटिंग फीस which is payable by the company to the director, then GST is applicable and who is liable to pay the GST? The company is liable to pay the GST, right? Or all service which is provided under RCM, there is no need to take registration. If RCM is applicable, if I am providing the service, I am the supplier and you are the recipient, ठीक है। अब आप जिम्मेदार हो टैक्स जमा कराने के लिए एज ए रेसिपिएंट। तो दोस्तों सप्लायर फिर वहां के लड्डू लेने के लिए जमा कराएगा या रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी मेरे भाई कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो बात खत्म हो गई ना। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर चेंज आया था। ऑनलाइन मनी गेमिंग को दोस्तों स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम माना गया है। जो ऑनलाइन मनी गेमिंग होती है दोस्तों वो हमेशा स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम माना जाता है, और इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम वहां पर आपको उसे गुड्स की तरह ट्रीट नहीं करना है। वैसे तो वो गुड्स है लेकिन उस पर आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगानी है। इट इज ओनली लाइबल फॉर आईजीएसटी, राइट। इसके अलावा डायरेक्टर अगर पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी सर्विस देगा तो उसका जीएसटी डायरेक्टर ही जमा कराएगा, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर वो होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, चलाता है, ठीक है। तो वहां पर जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी ई कॉमर्स ऑपरेटर की होती है। उसमें कुछ सर्विसेज नोटिफाइड है, गुड्स नहीं। गुड्स के केस में इको इज नॉट लाइबल, सर्विस के केस में इको इज लाइबल। और वो सर्विस भी सारी सर्विस नहीं है भाई, नोटिफाइड सर्विसेज हैं, जैसे अकोमोडेशन होटल वाली ओयो, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, प्रोवाइडेड कि वो होटल वाला लाइबल नहीं हो, ठीक है, तो ओयो इज लाइबल। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लाइक जैसे ओला, उबर, रैपिडो, तो दे आर लाइबल टू पे द जीएसटी, ठीक है। तीसरा हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर जैसे अर्बन क्लैप की सर्विस होती है, तो अर्बन क्लैप इज लाइबल प्रोवाइडेड द सप्लायर इज नॉट लाइबल टू पे द जीएसटी। एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड रेस्टोरेंट सर्विस लाइक जोमेटो, स्विगी, तो वहां पर जोमेटो एंड स्विगी इज लाइबल टू पे द जीएसटी, ठीक है। सर्विस थ्रू इको, दोस्तों जब सर्विस किसी इको के थ्रू दी जाती है, अगर कोई सर्विस है और वो किसके थ्रू दी जाती है, अगर कोई सर्विस है ऐसी और इट इज सप्लाइड थ्रू इको,
दोस्तों वो जो सर्विस है वो इको के थ्रू दी जाती है, एंड इट इज स्पेसिफाइड नोटिफाइड सर्विस. सो इफ इको लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी देन इको इज लाइबल. इफ इट इज नॉट इन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर इको दोस्तों टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, अगर इको टैक्सेबल टेरिटरी में है जब तो इको लाइबल होगा, और अगर इको टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो जो भी उस इको को रिप्रेजेंट करता है टैक्सेबल टेरिटरी में वो उसका जीएसटी जमा कराएगा. इफ इट इज अ मैटर ऑफ अदर केसेस, इफ इट इज अ मैटर ऑफ अदर केसेस, तो कोई भी पर्सन जिसको इको ने अपॉइंट किया है इस काम के लिए, वो अपॉइंटेड पर्सन वहां जीएसटी जमा कराएगा. ये सारी बातें थी, ठीक है. अच्छा दोस्तों, जब अपन इको जीएसटी जमा कराता है तो वो इको का टर्नओवर है, लेकिन उसे सप्लायर के टर्नओवर में भी जोड़ा जाता है. दूसरी बात, टैक्स इनवॉइस यहां पर इको जारी करेगा, ठीक है. कॉम्पोजिशन स्कीम पर आ जाओ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आरसीएम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कॉम्पोजिशन स्कीम. कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है दोस्तों? कॉम्पोजिशन स्कीम एक ऑल्टरनेटिव मैनर होता है टैक्स को पे करने का. इट इज वेरी सिंपल, इट इज ऑप्शनल स्कीम. इट इज एप्लीकेबल फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. बट सर्विसेज में अगर मैं नाम बोलूं तो दिस इज ओनली फॉर रेस्टोरेंट सर्विसेज, राइट. लास्ट ईयर का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, इट इज नॉट मोर देन 1.5 करोड़, बट इन सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट इट इज 75 लाख. एंड व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट? दैट इज अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय. मेघालय यहां पर दोस्तों लिमिट 1.5 करोड़ मत देखना. तो कितनी देखना? 75 लाख. लेकिन अगर आसाम है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, तो दोस्तों दिस लिमिट इज 1.5 करोड़. ठीक है, स्पेशल कैटेगरी होते हुए भी 1.5 करोड़. बाकी अदर स्टेट में तो 1.5 करोड़ है ही. दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a, ये क्या है भाई? 10(2)(a. तो इफ यू आर नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2), देन यू कैन एलिजिबल टू अडॉप्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a, प्रोवाइडेड आपका जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट. 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर मतलब ऑल इंडिया बेसिस पर सेम पेन पर जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई का टोटल है पूरे इंडिया में, कितनी भी जगह रजिस्ट्रेशन हो, सारा जोड़ लो भाई, सारा जोड़ लो. और देखो उसमें टैक्सेबल सप्लाई भी लेना, उसमें एग्जम्प्ट भी लेना, उसमें इंटर स्टेट भी लेना, उसमें एक्सपोर्ट भी लेना, उसमें जीएसटी के अलावा जितने कोई अदर टैक्सेस लगे हैं वो भी जोड़ लेना. टर्नओवर बिफोर डेट बिकम लाइबल टू रजिस्टर है, उसको भी जोड़ लेना. मतलब 20 लाख तक की जो लिमिट होती है रजिस्ट्रेशन की वो भी जोड़ लेना. ये सारी जोड़ के देखना. तो क्या मत जोड़ना, क्या ऐड मत करना? इनवर्ड सप्लाई. दोस्तों जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं तो इनवर्ड सप्लाई कभी भी ऐड नहीं होती है. भले ही आपने आरसीएम बेसिस पर टैक्स दिया हो, लेकिन वहां पर इनवर्ड सप्लाई को हम ऐड नहीं करते हैं. दूसरी बात, जो जीएसटी वाले टैक्स हैं, चाहे सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आई हो, सेस हो, उसको भी हम ऐड नहीं करेंगे. तीसरी बात, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है, डिपॉजिट है, एडवांस है, तो एग्जेम्प्ट होता है, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं. व्हाट इज द रेट? तो क्या एक्सक्लूड करना है उसे जानना भी बहुत जरूरी था आपके लिए. इसके बाद व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? व्हाट इज द स्पेशल रेट विच इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लायर? तो दोस्तों अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो द रेट इज 0.5 प्लस 0.5. ये 0.5 आप किस पर लगाओगे? टर्नओवर पे. किसी भी स्टेट और यूटी का जो टर्नओवर है उस पे लगाओगे. अच्छा दोस्तों, यहां टर्नओवर का मतलब पूरा टर्नओवर है, ठीक है, कंप्लीट टर्नओवर है. अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस की बात करूं तो द रेट इज 2.5 प्लस 2.5, तो ये भी टर्नओवर पर ही है, ये भी टर्नओवर पर ही है. लेकिन दोस्तों इफ इट इज ए मैटर ऑफ अदर केस, इफ इट इज नॉट ए मैटर ऑफ मैन्युफैक्चरर, इफ इट इज नॉट ए मैटर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस,
if it is a matter of any other case, so the rate is 0.5 plus 0.5, that is called taxable supply in the state or UT. तो ये जो 0.5 आप लगाने वाले हो, ये फिर टैक्सेबल सप्लाई पर लगेगा। किस पर लगेगा? टैक्सेबल सप्लाई पर लगेगा। ये टर्नओवर पे नहीं लगेगा, ये टैक्सेबल टर्नओवर पे लगेगा। अच्छा, अगर कोई अदर सर्विस कॉम्पोजिशन है हमारा, तो अदर सर्विस कॉम्पोजिशन में इट इज ए मैटर ऑफ 3% प्लस 3%, मतलब ऑन टर्नओवर। तो हर जगह टर्नओवर लिखा हुआ है, केवल ट्रेडर के केस में, केवल ट्रेडर के केस में, दोस्तों याद रखना, केवल ट्रेडर के केस में दिस इज ओनली ऑन टैक्सेबल टर्नओवर। बाकी सारी जगह पर टर्नओवर है, केवल ट्रेडर के केस में टैक्सेबल टर्नओवर है। टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी क्या होता है? टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी भी वही होता है जो एग्रीगेट होता है, सब कुछ वही है, सेम। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, सब कुछ ले लेना, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, अदर देन जीएसटी वाले टैक्स, एक्सक्लूजन में इनवर्ड सप्लाई हटा देना, टैक्सेस इंक्लूडिंग सेस अंडर जीएसटी हटा देना, इंटरेस्ट ऑन लोन हटा देना, टर्नओवर बिफोर द डेट बिकम्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन उसको हटा देना। तो जिस दिन आप लाइबल होते हो रजिस्ट्रेशन से, उससे पहले का जो टर्नओवर है उसको भी हटा देना, राइट। कंडीशंस क्या क्या होती है कंपोजिशन स्कीम को फुलफिल करने के लिए? तो इंटर स्टेट आउटवर्ड, ये कॉमन कंडीशंस है दोस्तों, वॉट एवर द कंपोजिशन स्कीम, दीज आर द कॉमन कंडीशंस। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होनी चाहिए, जो भी सप्लाई करोगे वो इंट्रा होनी चाहिए। दूसरी बात, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नॉन टैक्सेबल वाली नहीं होनी चाहिए, जैसे एल्कोहलिक लिकर, पेट्रोल, डीजल, ये आपको नहीं बेचना है साथ में। तीसरी बात, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। चौथी बात, आपकी सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं होनी चाहिए। आप जो भी सप्लाई करोगे वो अपनी दुकान से करोगे, कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर उसमें अपॉइंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, जैसे ब्रिक्स बनाने वाले, जो ब्रिक्स फ्लाई ऐश से बनती है, आइसक्रीम बनाने वाले, अर्थन एंड रूफिंग टाइल बनाने वाले, पान मसाला बनाने वाले, ये लोग नहीं होने चाहिए। टोबैको आइटम बनाने वाले लोग नहीं होने चाहिए। 6 पॉइंट है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो ध्यान रखना फिर उस दिन के बाद से आप करंट ईयर में, मतलब आपको लास्ट ईयर में भी ये लिमिट देखनी है और करंट ईयर में भी, जैसे ही एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट को क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करने के बाद यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। दोस्तों, अगर आप सेक्शन 10(1) एंड 10(2) में कवर होते हो तो आप साथ में अदर सर्विस भी दे सकते हो। ठीक है, अदर सर्विस भी दे सकते हो, लेकिन जो अदर सर्विस आप साथ में दोगे ना, उसमें पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर का 10%, जो भी आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके टर्नओवर का 10% और 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर से ज्यादा आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। वैल्यू ऑफ सर्विस की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो इंटरेस्ट वाला पार्ट होता है, जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट होता है, उसे यहां पर कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। कुछ एडिशनल कंडीशन भी होती हैं कि आपको बिल पर लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आप केवल बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करोगे। जो सेम बिजनेस का पैन है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते बार बार, ये सारी बात है। हाउ टू ऑप्ट, दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है उसके साथ में ही आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर कंपोजिशन स्कीम। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी लॉ में पहले से, तो फिर आपको, अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो एक CMP 02 फॉर्म होता है, फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट होने से पहले आपको बताना पड़ता है कि भाई मैं कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूं। दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ कब कर सकते हैं? तो अगर आप कोई भी ब्रीच करते हो, कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो, तो आपको 7 दिन के अंदर, ब्रीच करने के 7 दिन में इंटीमेशन देनी पड़ती है और फिर उसके बाद नॉर्मल रेट से टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। इट कैन बी फाइल फॉर विड्रॉल वॉलेंट्री, और अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है, आप कंपोजिशन स्कीम से कभी भी
अपनी इच्छा पर बाहर भी आ सकते हो। तो दोस्तों रिवीजन वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करके मुझे अच्छा लगेगा, लाइक और शेयर कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। दिस इज वेरी न्यू रिकॉर्डिंग फॉर 2024। ये रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मददगार हेल्पिंग होने वाला है। अगर आपको हमारा पूरा का पूरा रेगुलर क्लास चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाओ और फटाफट से देख लो, डेमो क्लासेस अवेलेबल है। हमारा एंड्रॉइड ऐप है अमित खांडल क्लासेस, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो भाई। फ्री हैंड राइटिंग नोट्स और 2024 का नया क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए वहां पर तैयार है। जल्दी से जाइए और फटाफट से फ्री में उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। आगे आने वाले सभी चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं किया है तो बेल आइकन हिट कर लें। रिवीजन वीडियो आते ही आपके पास यूट्यूब क्या भेज देगा, नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।